नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर बल्लभगढ़ से आगरा नहर में एक लड़की ने छलांग लगाई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑटो से उतरकर नहर में छलांग लगाई है। छलांग लगाते देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। तो लड़की को नहर से सकुशल निकाला गया है बाहर। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने सकुशल लड़की को बाहर निकाल लिया है। आगरा नहर में एक लड़की ने छलांग लगाई है। तो बड़ी जानकारी आप तक बल्लभगढ़ से पहुंचा रहे हैं। ऑटो से उतरकर नहर में छलांग लगाई गई। आपको बता दें कि छलांग लगाते देख मौके पर पुलिस पहुंची और लड़की को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक बल्लभगढ़ से पहुंचा रहे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है, किस वजह से लड़की ने नहर में छलांग लगाई है। आपको यह भी बता दें कि आगरा नहर में एक लड़की ने छलांग लगाई है और ऑटो से उतरकर इस लड़की ने नहर में छलांग लगाई। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने लड़की को सकुशल नहर से वापस निकाल लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस वजह से इस लड़की ने नहर में छलांग लगाई। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक बल्लभगढ़ से पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक बल्लभगढ़ से पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एक लड़की ने आगरा नहर में छलांग लगाई है। ऑटो से उतरकर इस लड़की ने छलांग लगाई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इसे सकुशल बाहर भी निकाल लिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से इस लड़की ने नहर में छलांग लगाई है, क्या कारण है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पूरा मामला क्या है, किस वजह से इस लड़की ने नहर में छलांग लगाई? देखिए, इस बात को लेकर अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने इसको सकुशल निकालकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। और अचानक जिस तरीके से ऑटो में से उतरकर नहर में इसने छलांग लगाई, तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने इसको देख लिया और तुरंत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इसको नहर से बाहर सकुशल निकाला। और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, कहाँ की रहने वाली है युवती? देखिए, नहर के पास ही एक ऊंचा गांव पड़ता है, वहां की रहने वाली बताई गई है। और जिस तरीके से कई बार पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आता था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कार्य पुलिस करती हुई दिखाई दी है, जिसको वहां पर लोगों ने भी सराहा है और साथ ही कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर ये किया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद दौरे पर बीजेपी के अटल कमल कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद में बीजेपी का अटल कमल कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जुड़ने और सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय अटल कमल को फरीदाबाद के सेक्टर 15 में बनाया गया है। कार्यालय बनकर के संपन्न हुआ। जैसा बताया गया कि सभी हरियाणा के 22 जिलों में कार्यालय बनेंगे। ये कार्यालय अपने आप में एक अच्छा बड़ा कार्यालय बना है। पड़ोस में हमारा पलवल जिला भी है, तो कभी दोनों जिलों के कार्यकर्ता भी यहाँ कार्यक्रम करना चाहें तो उस हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। गुरुग्राम का कार्यालय इससे भी बड़ा बना है, तो उसका तो मैंने विचार किया है कि दक्षिण भारत के जो 6-7 जिले हैं, इनका एक प्रकार का वो केंद्र रह सकता है। उसमें चाहे फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सब जिलों का एक प्रकार का वो केंद्रीय कार्यालय बनेगा।
ऐसे ही रोहतक का भी कार्यालय बहुत बड़ा बन रहा है। तो उसके सारे जो पश्चिम के जिले हैं, उन सब जिलों के लिए हमारा जो रोहतक का कार्यालय है वो एक सामूहिक कार्यक्रम का, कार्यकर्ताओं की बैठकों का, प्रशिक्षण का वो केंद्र बनेगा। और जो पंचकला में भी बहुत बड़ा कार्यालय बन रहा है, उसमें भी क्योंकि सरकार अपनी चंडीगढ़ से चलती है, तो चंडीगढ़ में हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे उन 6-7 जिलों के कार्यकर्ता उस कार्यालय का एक सामूहिक रूप से जो उपयोग करना होगा उसको करेंगे। अब ये कार्यालय बनाने की जो एक परंपरा शुरू हुई, मैं धन्यवाद करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का। अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने आह्वान किया था कि ये युग भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय निर्माण के नाते से भी एक युग माना जाए। देश के सब कार्यालयों में निर्माण, मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि देश में लगभग 600 कार्यालय इस कार्यकाल में बन जाएंगे। ये कार्यालय जिसको पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मंदिर है, ये सेवा का मंदिर है। हर एक कार्यालय सेवा का मंदिर होगा, ये मैं मान के चलता हूं, लेकिन फरीदाबाद का ये कार्यालय, इसका सेवा का मंदिर कुछ और प्रभाव क्षेत्रों से भी हम प्रभावी बनाएंगे। यदि मैं अपने बाईं ओर इशारा करता हूं तो गुरु घर है, गुरुद्वारा है, गुरु का मंदिर है, ये भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा, एक ही परिसर में। और मैं अगर दाईं ओर इशारा करता हूं तो एक विद्यालय है जिसको शिक्षा का मंदिर कहते हैं। तो एक तरफ गुरु का मंदिर है, एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, और हमारा ये जो सेवा का मंदिर है, निश्चित रूप से हमको प्रेरणा का एक पुंज बना है। इस पूरे पुंज से हमको लाभ मिलेगा। देश और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और जब सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होती है तो उसको अपना विस्तार में बहुत चीजें हैं, कार्यालय भी उनमें से एक है, क्योंकि कार्यालय बनने से स्थायित्व आता है। अभी बहुत आभार प्रकट किया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, चाहे वो नरेंद्र गुप्ता जी के वहां पर कार्य रहा हो, या हमारे मिलन वाटिका जैसा टिपतन जी गर्ग उन्होंने हमको सहयोग किया हो, और एक तीसरा यशवीर जी के स्थान पर भी कुछ समय कार्यालय पर रहे। काम तो कहीं ना कहीं से चलता है, लेकिन फिर भी वो स्थान समय माने जाते हैं। अब उसका कोई हानि नहीं इस बात का कि अपना स्थान का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए दिया है, उसका कोई योगदान कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कार्यालय किसी न किसी व्यक्ति के, कार्यकर्ता के अपने स्थान माने जाते हैं। जब सामूहिक तौर पर कार्यकर्ताओं के सबके योगदान का विषय आता है, तभी वो एक सामूहिक अपना संगठन का कार्यालय जब होता है तो कार्यकर्ताओं का उल्लास उससे बढ़ता है, उसके मन में अलग से प्रेरणा जागती है। मनुष्य होता है, कभी कभी छोटी मोटी बात संगठन में हो जाए, मान लो किसी की अगर नरेंद्र गुप्ता जी से नाराजगी हो गई तो कहेंगे ठीक है आप कर लो, मैं तो वहां को नहीं आऊंगा। मनुष्य स्वभाव है, क्या पता क्या होगा। या टिपरचंद जी के यहाँ मूलचंद जी के साथ थोड़ी सी छोटी मोटी बात हो जाए तो मैं तो वहां को नहीं आऊंगा। लेकिन जब संगठन का कार्यालय बनता है तो कोई कार्यकर्ता कम से कम ऐसा विषय मन में नहीं ला सकता कि यहां मैं नहीं आऊं। हरियाणा में बदहाल डिस्पेंसरियों और चिकित्सा केंद्रों का अब कायापलट होने वाला है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसके लिए मास्टर प्लान ला रहे हैं। दरअसल अंबाला के गांव पिलखनी में जर्जर हुए एक डिस्पेंसरी पर जब विज से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी जानकारी दी। विज ने बताया कि सिर्फ अंबाला नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के चप्पे चप्पे की मैपिंग करवाई जाएगी और डिमांड नहीं, नीड बेस्ड सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। नहीं, कई जगह पर ऐसी कठिनाइयां हैं, इसीलिए मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूं कि कहां पर किस किस स्तर की मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है। अभी डिमांड बेस्ड डिस्पेंसरियां या अस्पताल खुले हुए हैं,
मैं नीड बेस्ड डिस्पेंसरियां या अस्पताल खोलना चाहता हूं और उसके लिए टेंडर शायद फ्लोट हो चुका होगा। तो कहां पर पीएससी खोलनी है, कहां सीएससी खोलनी है, कहां 100 बेड का अस्पताल खोलना है, कहां 200 बेड का अस्पताल खोलना है, कहां पर आईसीयू होना चाहिए, कहां पर कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, कहां पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कहां पर कितनी नर्सेज होनी चाहिए, ये सारे के लिए हम एजेंसी हायर कर रहे हैं जो सारे हरियाणा के चप्पे चप्पे का देखकर कितने डिस्टेंस पर होनी चाहिए। कहीं पर तो 5 किलोमीटर में ही 2 या 3 खुल गई हैं। जहां पर ज्यादा जोर था नुमाइंदों का उन्होंने ज्यादा खुलवा दी, कहीं पर कई किलोमीटर तक कोई नहीं है। तो ये पहली बार होने जा रहा है, शायद देश में पहली बार ये होने जा रहा है कि मैपिंग करवाकर हम ये खोलेंगे। 29 मई को सिरसा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को उनका दायित्व सौंपा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये रैली सिरसा में एक नया इतिहास रचेगी और सिरसा जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जब 30 तारीख को आ रहे हैं तो उसकी लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है और लगभग सभी गांवों में जो भाजपा के कार्यकर्ता है या भाजपा के सहयोगी माननीय रंजीत सिंह जी है, भाई गोपाल कांडा जी है, लगातार निरंतर लगे हुए हैं। हर समय पे जगह जगह जाकर न्योता देने में जिला कवर हो चुका है, कोई थोड़ा बहुत रह गया होगा। बाकी इस जिले की ये जो रैली होने जा रही है ये हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी। देखिए ये जो सिरसा की प्रगति है उस दिन वाकई में आप भी देखेंगे कि इतिहास के अंदर इतनी प्रगति कभी नहीं हुई जो इतनी प्रगति इस रैली में मिलेगी। इतनी सौगातें मिलेगी, इतनी जनता होगी कि हरियाणा सबसे सभी रिकॉर्ड तोड़ लाखों की जनता में भीड़ होगी। तो आपको बता दें कि 29 मई को सिरसा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली है और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनका दायित्व भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि ये रैली सिरसा में एक नया इतिहास रचेगी और सिरसा जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि 29 मई को सिरसा में सीएम मनोहर लाल रैली करेंगे और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हरियाणा सरकार की ओर से एक बार फिर गेहूं की खरीद शुरू करने से किसानों में काफी खुशी है। ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद में काफी संख्या में किसान खरीद समय तक मंडियों में गेहूं लेकर नहीं पहुंचते थे, जिसको लेकर सरकार ने किसानों के लिए गेहूं खरीद दोबारा खोल दी। वहीं सिरसा में भी 31 मई तक किसान मंडी में गेहूं लेकर आ सकते हैं। ऐसे में किसानों ने गेहूं की फसल खरीद शुरू करने के लिए सरकार का आभार जताया है। मंडी सचिव ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और किसानों की गेहूं एमएसपी पर खरीदी जा रही है, जिससे किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों को बहुत खुशी है इस बात की। किसान माल ला रहा है धड़ाधड़, अपना टोकन कट रहे हैं या कोई प्राइवेट ले रहा है तो सरकार के उच्च रेटों से ले रहा है। टोकन कटवा के सारा माल अपना ले रहे हैं। किसानों में खुशी का माहौल है और माल उनका स्मूथली बिक रहा है। जैसे घोषणा हुई है एवरेज 4000 क्विंटल की रोज आ रही है। 36,128 क्विंटल 16 तारीख से लेके रात 24 तारीख तक आ चुका है माल। सुविधाएं पूरी दी जा चुकी है, बिजली है, पानी है, अपना शौचालय बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सड़कें सारी साफ करवाई हुई हैं।
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई कंप्लेंट लेके आया अभी तक हमारी। खरीद जो प्राइवेट है वो 2020 से लेके 2040 तक बिक रही है और गवर्नमेंट की 2015 की बिक रही है। और वैसे ये एफर्ट कमर्शियल जो ले रही है वो 2020 से लेकर 40 के बीच में वो भी ले रही है। और जो गवर्नमेंट ने अभी दोबारा जो ये 31 तारीख तक की जो म्याद बढ़ाई है उसके अंदर बढ़िया किया है जी। इसके अंदर हर जमींदार अपनी फसल बेच सकेगा। और पहले जो जिन जमींदारों ने घरों के अंदर जो डाल रखी है वो अब उनके पास टाइम है कि वो MSP के ऊपर 31 तारीख तक अपनी फसलें पूरे बेच सकें। लाभ बढ़िया लाभ मिला है जी। पहले जो किसान रह गए थे उनके लिए बहुत बड़ा अब मौका है ताकि अपनी फसलें MSP पे बेच सकें गवर्नमेंट को। और बहुत बढ़िया किया जी गवर्नमेंट ने। अंबाला के स्कूलों में राजकीय प्राथमिक अध्यापकों की भारी कमी हो रही है, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा में काफी अटकलें आ रही हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान अमित छाबड़ा ने बताया कि जिले में ज्यादा संख्या में अध्यापक ट्रांसफर हुए थे, लेकिन वापस कुछ ही अध्यापक आए और जो अध्यापक मौजूद हैं उन्हें शिक्षा के साथ साथ स्कूल के बाकी काम भी करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ से अंबाला जिला से 2021 में लगभग 185 टीचर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में दूसरे जिलों में बदल गए थे और अंबाला में सिर्फ 5 ही टीचर आए थे। उसके बदले में 180 वो और उसके अलावा लगभग 400 पोस्टें जो हैं प्राइमरी टीचर्स की खाली हैं और लगभग 45 से 50 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। दूसरे स्कूलों से टीचर डेप्यूट किए हुए हैं और जहां से डेप्यूट किए हुए हैं वहां पर भी केवल 2 ही टीचर थे। तो ये मान के चलिए लगभग 100 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं और शिक्षकों की भारी कमी है। प्राइमरी टीचर को इसके साथ साथ PPP, BLO, मिड डे मील और डाक, CRC की मीटिंग, BO की मीटिंग, ऐसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मांगे नहीं मानने पर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने की चेतावनी दी। वहीं कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले लघु सचिवालय में धरना दिया। सोनीपत में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अधिकारी कार्यालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा था कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हम कर देंगे। आज लगभग जो है 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन विभाग जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ना हमारी वर्कर हेल्परों को बहाल किया गया है, ना हड़ताल के दौरान का मानदेय दिया गया है, ना कोई FIR रद्द की गई है। तो इससे ये लगता है सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है और विश्वास में लेके आंदोलन को जो है स्थगित करवाती है और उसके बाद वादों से मुकर जाती है। आज उस वादा खिलाफी के खिलाफ तालमेल कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर मास डेपुटेशन जो है प्रदर्शन करते हुए अपना एक मांग पत्र विभाग और सरकार के नाम सौंपेगा। आज का प्रदर्शन ये पूरे हरियाणा के अंदर किया गया है। जैसे तालमेल कमेटी के आह्वान पर कैथल जिले में आज पूरे कैथल जिले के हेल्पर वर्कर इकट्ठी होके जो मतलब 4 अप्रैल को समझौता हुआ था सरकार के साथ, उसके वादा खिलाफी के खिलाफ जो है रोष प्रदर्शन कर रही हैं आज सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। क्योंकि सरकार ने झूठा वादा करके उठा तो दिया लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आपको 100 या 200 रुपए की कटौती करके मानदेय दिया जाएगा और सभी हेल्पर वर्करों को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। ये हमारा 8 दिसंबर से जो लगातार हड़ताल चल रही थी, 4 महीने जो हमारी हड़ताल चली है उसमें 8-9 बार वार्ता हुई है। वार्ता होने के बावजूद जब 4 अप्रैल को वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि आप हड़ताल खत्म कीजिए और जो आपके मांग मुद्दे हैं हम उनको सुचारू रूप से मतलब फाइल लगाएंगे और पूरा करेंगे। जो टर्मिनेट वर्कर है उनको एक कलम से बहाल किया जाएगा। जो 4 महीने का मानदेय है वो 100 रुपए प्रति महीना काट कर दिया जाएगा।
सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा किए गए धरने को समाप्त करने के लिए मांगों को मान लिया गया था, लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि धरने के दौरान हरियाणा भर में 975 और सिरसा से 24 वर्कर्स को टर्मिनेट किया गया, जबकि 4 अप्रैल को बातचीत में कहा गया था कि जिन्हें टर्मिनेट किया गया है उन्हें बहाल कर दिया जाएगा और जो बकाया मानदेय है वो 100 रुपए काट कर दिया जाएगा और जिन वर्करों पर मुकदमे दर्ज हैं वो भी वापस लिए जाएंगे। लेकिन 2 महीने होने को हो गए हैं, सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो 29 मई को तालमेल कमेटी के साथ मीटिंग कर आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगी। जो हमारी 4 महीने की लगातार हड़ताल चली थी उसमें कुछ बहनों को टर्मिनेट किया गया था। पूरे हरियाणा की तो 975 है और हमारे जिले की 24 है। तो जब 4 अप्रैल को हमारी डायरेक्टर मैडम से बात हुई थी तो बातचीत में डायरेक्टर मैडम ने कहा था कि जो टर्मिनेट है उनको बहाल कर देंगे और जो बकाया मानदेय है वो 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से काट कर दिया जाएगा और जिस पे मुकदमे दर्ज है वो हम कैंसिल कर देंगे भी। ये बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने 7-8 दिन का ही टाइम लिया था, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं फिर भी हमारी ये सरकार है गूंगी बेरी हुए बहनों को आनाकानी कर रही है टर्मिनेट को बहाल करने में और जो मुकदमे दर्ज है और ना इन्हें कोई सैलरी दे रही है। अंबाला की सड़कों पर दौड़ते हुए ऑटो जाने कब कहां रुक जाएं, इसका किसी को नहीं पता है और वह किस हादसे को अंजाम दे दें इससे भी सब बेखबर हैं। आए दिन इन ऑटो रिक्शा की वजह से शहर में हादसे होते रहते हैं। ऑटो में ओवरलोड सवारियां भरकर चलते हैं जिससे हर समय हादसे होने का डर बना रहता है। अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के गेट के बाहर भारी तादाद में खड़े हो जाते हैं जिससे अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इन सब को रोकने के लिए पुलिस कई जगह नाके लगाकर इन पर नकेल कसने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऑटो वाले किसी भी हाल में बाज नहीं आ रहे हैं। हर चौक चौराहे पे हमारे एनजीओ लगे हुए, चलानी अफसर लगे हुए हैं और उनके साथ होमगार्ड के जवान है 5-5 हर चौक पे जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, 2 सुबह से 2 शाम को और 1 पूरे दिन रहता है। ऑटो के बारे में हमने अपना अभियान चलाया हुआ है। जो भी स्कूल की ज़्यादा सवारी बिठाते हैं, ज़्यादा बच्चे बिठाते हैं, उनके बारे में स्कूल के सामने चालान काटे जाते हैं और भी चौकों पे भी उनका अगर रॉन्ग साइड या वैसे गलत चलाता है तो उसके भी चालान काट देते हैं। ज़्यादा ओवरलोड हो तो उनको सवारी कम करके उनका चालान करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।